आर्या, अनुष्टुप और इंद्रवज्रा छंद के अध्ययन करने के बाद आज हम वंशस्थ छंद का अध्ययन करेंगे। वंशस्थ वर्णिक छंद है। इसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात वंशस्थ तो उसे कहा जाता है जिसमें सर्वप्रथम एक जगण आए, फिर एक तगण आए, फिर एक जगण आए और फिर एक रगण आए, उसे हम वंशस्थ छंद कहते हैं। वंशस्थ छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं, अर्थात 4 के 4 पादों में कुल 48 वर्ण होते हैं। वंशस्थ छंद का उदाहरण देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में जब दुष्यंत प्रथम बार शकुंतला को देखते हैं तो निम्नलिखित पद्य को कहते हैं, जो किसका उदाहरण है? वंशस्थ छंद का उदाहरण है। ये पद्य है। इदम किल व्याज मनोहरम वपुस तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया समीलतां चेतुमिरसर्व्यस्यति। अब इस पे घटा करके देखते हैं लक्षण। सबसे पहले प्रथम पाद में ई है और ई क्या है? ह्रस्व स्वर है, तो इसीलिए इसे हमने क्या किया? लघु के चिन्ह से दर्शाया है। दम, इसको भी हम क्या मानेंगे? दीर्घ मानेंगे और गुरु के चिन्ह से दर्शाया है। की ह्रस्व है, इसीलिए लघु के चिन्ह से दर्शाया है। ला, ये दीर्घ है, इसीलिए इसे हमने क्या किया है? गुरु के चिन्ह से दिखाया है। व्या, ये भी क्या है? दीर्घ है, इसलिए गुरु के चिन्ह से दिखाया है। ज ह्रस्व है, इसीलिए लघु के चिन्ह से दिखाया है। म ह्रस्व है, इसीलिए लघु के चिन्ह से दिखाया है। नो दीर्घ है, इसीलिए गुरु के चिन्ह से दिखाया है। ह ह्रस्व है, इसीलिए लघु के चिन्ह से दिखाया है। रम, ये भी क्या है? ये दीर्घ है। र वैसे ह्रस्व है, लेकिन मकार युक्त होने के कारण इसे हम दीर्घ मानेंगे और गुरु के चिन्ह से इसे दिखाएंगे। व, ये ह्रस्व है, इसे लघु के चिन्ह से दिखाया है। पू ह्रस्व है, लेकिन आगे अर्ध सकार से युक्त होने के कारण इसे हमने क्या किया? गुरु के चिन्ह से दिखाया। अब देख भी सकते हैं, जैसा कि हम गण विचार के समय हमने जानते हैं कि जब क्या हो, सबसे पहले एक लघु आए, फिर एक गुरु आए और फिर एक लघु आए, तो उसे क्या कहा जाता है? जगण कहा जाता है। अर्थात यहाँ क्या है? सबसे पहले जगण आया है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि जब क्या हो, सबसे पहले गुरु हो, फिर गुरु हो, फिर लघु हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तगण कहते हैं। अर्थात दूसरे में क्या है? तगण आया है। फिर अभी पहले ही देख चुके हैं कि पहले क्या है? एक लघु आए, फिर गुरु आए और फिर क्या है? लघु आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? जगण कहते हैं। तो ये भी फिर से जगण आया है। फिर क्या आए है? एक गुरु हो, फिर लघु हो, फिर क्या हो? गुरु हो, तो उसे क्या कहते हैं? रगण कहते हैं। अर्थात प्रथम पाद में जो वंशस्थ छंद है उसका लक्षण घटित हो रहा है। अर्थात सबसे पहले क्या है? जगण आया है, फिर तगण आया है और फिर जगण आया है और फिर रगण आया है। उसी प्रकार दूसरे पाद में भी देख लेते हैं। दूसरे पाद में त ह्रस्व है, इसे लघु के चिन्ह से दर्शाया है। प ह्रस्व है, लेकिन विसर्ग युक्त होने के कारण इसे हमने क्या किया? गुरु के चिन्ह से दिखाया है। छ, ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन छ क धन श से मिलकर के छ बनता है, लेकिन हमें क धन स, क धन स से मिलकर के छ बनता है। तो लेकिन अगर हमें यहाँ आवश्यकता है किसकी? लघु की, तो हमने इसमें से सिर्फ श को आधार मान करके इसे क्या किया? लघु से दिखाया है। मम, इसको भी हमने क्या किया? दीर्घ चिन्ह से दीर्घ माना है और गुरु के चिन्ह से दिखाया है। सा क्या है? दीर्घ है, इसलिए गुरु के चिन्ह से दिखाया है। ध ह्रस्व है, इसलिए लघु के चिन्ह से दिखाया। ये ह्रस्व है, इसलिए लघु के चिन्ह से दिखाया। उसी प्रकार तू ह्रस्व है, लेकिन मकार युक्त होने के कारण इसीलिए हमने इसको क्या किया है? गुरु के चिन्ह से दिखाया है। य क्या है? ह्रस्व है, इसलिए लघु के चिन्ह से दिखाया है। ई ह्रस्व है, लेकिन आगे आधा च होने के कारण इसीलिए हमने इसको क्या किया? फिर गुरु मान करके गुरु के चिन्ह से दिखाया है। छ, इसलिए ह्रस्व है, इसलिए लघु के चिन्ह से दिखाया है। और ती, ये लघु है, लेकिन पाद का अंतिम वर्ण है, तो इसलिए हमें छंद शास्त्र के अनुसार वंशस्थ का जो अंतिम वर्ण है, यहाँ पे हमें गुरु की आवश्यकता है, तो इसलिए हमने इसको क्या मान लिया? गुरु मान लिया है। अब हम देख चुके हैं कि दूसरे पाद में भी लक्षण घटित
हो रहा है। दूसरे पाद में भी सबसे पहले क्या आया है, तगण जगण आया है, फिर तगण आया है, और फिर तगण आया है, और फिर रगण आया है। उसी प्रकार तीसरे पाद में भी यही लक्षण घटित हो रहा है। तीसरे पाद को भी हम देख सकते हैं। ध और रु से युक्त होने के कारण इसे हमने क्या किया है, रु लघु मान करके इसे लघु के चिन्ह से दिखाया है। वम को भी हमने गुरु के चिन्ह से दिखाया है, स लघु के चिन्ह से। ऐसे नी इसको भी गुरु के चिन्ह से, लो इसे भी गुरु के चिन्ह से दिखाया है। प ह्रस्व होने से इसे हमने लघु के चिन्ह से दिखाया है। ल ह्रस्व होने से इसे भी हमने लघु के चिन्ह से दिखाया है। प ये क्या है, ह्रस्व है, लेकिन इसके आगे त है, जो त किससे मिलके बनता है, तधन त्र तधन र से मिलके बनता है। इसीलिए इस त को आधे वर्ण को लेकर के हमने इस प को क्या मान लिया, गुरु मान लिया है। अब यहाँ पे शेष सिर्फ र रहा, तो इसलिए इस र को आधार मान करके इस र के ऊपर हमने क्या किया, लघु का चिन्ह लगाया है। था ये क्या है, गुरु के चिन्ह से इसे दर्शाया है, और र क्या है, ये लघु के चिन्ह से इसे हमने दर्शाया है। अब यहाँ पे या है, इसे भी गुरु के चिन्ह से दिखाया है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये जो चिन्ह लगाना इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि चिन्ह हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। बस यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं सामान्य तौर पे जल्दी जल्दी में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अर्थात तीसरे पाद में भी जो वंशस्थ छंद है उसका लक्षण घटित हो रहा है। इसी प्रकार चौथे पाद में भी अगर हम देखेंगे तो वंशस्थ छंद का लक्षण क्या होगा, घटित होगा। स लघु है, वैसे ही मी गुरु है, दीर्घ है तो इसीलिए इसे क्या किया, गुरु के चिन्ह से दिखाया है। ल ह्रस्व है, इसीलिए इसे लघु के चिन्ह से दिखाया है। ताम ये भी क्या है, दीर्घ है तो इसलिए इसे गुरु के चिन्ह से दिखाया है। छे दीर्घ है इसलिए गुरु के चिन्ह से दिखाया है। तू ह्रस्व है इसलिए लघु के चिन्ह से दिखाया है। मृ, अब ध्यान रखना कि ये री की मात्रा है और इसलिए री क्या होते हैं, लघु होता है, इसलिए इसे हमने क्या किया, लघु के चिन्ह से दिखाया। सी, इसको भी ये लघु है लेकिन आगे आधा र और व्य से युक्त होने के कारण इसे हमने क्या किया, गुरु के चिन्ह से दिखाया है। ये क्या है, लघु के चिन्ह से दिखाया है। उसी प्रकार व ह्रस्व था लेकिन सौ से अर्ध सौ से आगे आधा सौ है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, गुरु मान लिया है। ये क्या है, ह्रस्व है, इसलिए लघु के चिन्ह से दिखाया है। ती, ये भी क्या है, ह्रस्व है लेकिन पाद का अंतिम वर्ण होने के कारण इसे हमने क्या मान लिया, गुरु मान लिया है। इस प्रकार हमने देख लिया है कि इसमें चार के चार पादों में क्या हो रहा है कि चार के चार पादों में वंशज छंद का लक्षण घटित हो रहा है। और वंशज छंद के प्रत्येक पाद में बार बार वर्ण होते हैं, हम गिन भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, ये आधे वर्ण ये नहीं गिने जाएंगे। हर पाद में 12-12 वर्ण ही होंगे और कुल इसमें चार के चार पादों में 12 चक्को 48 वर्ण होंगे। आप लोग इनको गिन सकते हैं। इस जो ये श्लोक है, इस श्लोक का सामान्य सा हिंदी अर्थ भी नीचे दे दिया गया है। अगर आप इतना सा याद रखते हैं कि इस छंद के लक्षण को याद रखते हैं और इसके उदाहरण को याद रखते हैं तो आप परीक्षा में वंशज छंद को आराम से